हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी गाइस। और गाइस आपको पता ही है कि हम लोग कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन। और टीजीटी के लिए तो हैं ही, पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। बट बाकी अगर किसी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एलटीटीटी प्लस पे और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो है वीडियो के अंदर बहुत चुनिंदा है, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन मतलब अननेसेसरी नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते मेरी वीडियोस के अंदर गाइज, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। और लिटरेचर ग्रामर दोनों के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो गाइज आप भी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन, तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले चैनल को, और उसके बाद लाइक और शेयर तो करना ही है, बिना कहे कर दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू डैश a man. It is true endowed with more lively dash more and tenderness. तो यहाँ पर तीन ब्लैंक हैं और तीनों में आपको बताना है कि कौन से वर्ड्स आएंगे। तो गाइज वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ये वर्ड्सवर्थ की ओपिनियन है पोएट के बारे में, है ना। तो पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो स्पीकिंग टू मैन, देखिए मैन सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है, ये लाइन आपको पता है भी है कि वर्ड्सवर्थ ने कही है, पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। तो सबसे पहले मैन आ रहा है हमारे पास में बी ऑप्शन में, ठीक है। तो यही आएगा मैन। अ मैन इट इज़ ट्रू एंडोड विद मोर लिवली सेंसिबिलिटी मोर एंथुजियाज्म एंड टेंडरनेस। तो इस टाइप से हमारी ये लाइन बन जाएगी, ठीक है गाइज। और कहाँ की, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो कौन सा गीत गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबनेस फ्लो द अबो मैंशन्ड लाइन अपीयर इन। तो आपको बताना है कि ये लाइन गाइस कहाँ की है, कौन सी पोएम की है। तो ये तो है ही, ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। और कौन सी पोएम की है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं सी होगा गाइस। सॉलिटरी रिपर की लाइन है, राइट। सॉलिटरी रिपर की लाइन है, स्कॉटलैंड लेस है इसमें। जो एक सेकंड गाइस, यस सॉरी। तो ये जो था, हाँ क्या क्या क्वेश्चन था हमारे पास, विल नो वन टेल मी। तो गाइज ये सॉलिटरी रीपर है जो हसिया ले रही है, सिकल ले रही है, और वो जो है हार्वेस्टिंग कर रही है, फसल की कटाई कर रही है, और बहुत ही प्यारा सा गीत वो गुनगुना रही है, ठीक है। और स्कॉटलैंड की गर्ल है, इसे पूछ लिया जाता है कहाँ की लड़की है ये। तो इसमें ये जो है इतनी मधुर आवाज़ में गा रही है कि पोएट ये कहना चाहता है कि क्या कोई मुझे बताएगा, क्योंकि वो जो उसकी गाइज वॉइस है ना, जो उसकी लैंग्वेज है वो अलग है, ठीक है। उसको गैलिक लैंग्वेज भी कहते हैं जिसमें वो गाना गा रही है। तो इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है उसका गाना, लेकिन जो मतलब आवाज़ है वो इतनी, जो उसकी टोन है वो इतनी मधुर है कि उसको सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये पोएम कब आई थी, ये आई थी 1807 में, ठीक है। 1807 में आई थी। नेक्स्ट, द लाइन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स। ये तो बहुत फेमस लाइन है और मैक्सिमम लोग आप जानते होंगे इसको। लंदन 1802 की है, ठीक है। टू मिल्टन कह दीजिए या फिर लंदन 1802 में कह दीजिए, जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। किसके लिए, किसके लिए लिखी है गाइज, जॉन मिल्टन के लिए, ठीक है। जॉन मिल्टन के लिए लिखी है इन्होंने। टू मिल्टन कह सकते हैं आप इसको, या फिर लंदन 1802 कह सकते हैं। और कब आई थी ये, 1802 में गाइज ये जो है सबसे पहले पब्लिश हुई थी, और दोबारा भी पब्लिश हुई थी। तो इसको कह सकते हैं हम लोग 1802, लिखा भी हुआ है 1802। Thou lovest but never knew love's sad डेटिटी लाइन टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन मुझे कुछ सही नहीं लग रही गाइस। ये लाइन आई थिंक क्या हो सकती है, ये लाइन सेटिटी होना चाहिए यहाँ पर। तो इस लाइन में मुझे लगता है सैड सेटिटी होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये लाइन है गाइज, मुझे ये लाइन याद है। और ये आपका सेटिटी होगा यहाँ पर, क्योंकि ये टू अ स्काई लार्क की लाइन है, पीबी शैली की। तो ये आप इसको डी को कट करके यहाँ पे एस कर सकते हैं, ठीक है, एस कर लीजिए। तो सेटिटी हो जाएगा ये। दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव्स सैड सेटिटी लाइन टेकन फ्रॉम। तो गाइज ये लाइन मैंने पहले ही बता दिया कि टू अ स्काई लार्क की लाइन है, जो कि पीबी शैली की पोएम है। और कब आई थी ये टू अ स्काई लार्क, चलिए
विच इज़ नॉट रिटन बाय पी बी शैली। इनमें से कौन सी पोएम पी बी शैली की नहीं है? ओzymandias पी बी शैली की है, क्रिस्टाबेल और टू बी पी शैली की है, टू स्काईलार्क तो है ही। तो गाइस ये जो बी ऑप्शन है यानी कि ओजी क्रिस्टाबेल ये इनकी नहीं है, बल्कि ये एस टी कॉलेज की है। किसकी है? एस टी कॉलेज की ये लाइन है, ठीक है, लाइन कह रही हूँ, पोएम है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्पिरिट ऑफ ब्यूटी दैट डोस्ट कॉन्सक्रेट विद दाइन ओन यूज एंड ऑल दाउ डोस्ट शाइन अपॉन ऑफ ह्यूमन थॉट और फॉर्म वेयर आर्ट दाउ गॉन। तो आपको बताना है कि ये लाइन कहाँ की है। तो गाइज ये भी लाइन जो है वो पी बी शैली की है और है कहाँ की? हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। कहाँ की लाइन है? हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, यानी कि डी ऑप्शन पे हम लोग रन करेंगे। और इसकी अगर बात करें तो ये जो है 1816 में लिखी गई थी और 1817 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। 1817 में जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी गाइज। और टू इसके साथ साथ और भी आए थे, और 55 स्पेंसरियन स्टैंजा हैं इसके अंदर। कितने हैं? 55 स्पेंसर। इसके साथ साथ जो है क्लाउड और टू वेस्ट विंड, तो ये सब लोग जो हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पोएम है इसके साथ की। चलिए तो यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज वेसेक्स सिग्निफाई। वेसेक्स जो है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? तो वेसेक्स रीजन आपने सुना होगा, स्पेशली जो थॉमस हार्डी थे वो वेसेक्स रीजन को यूज़ किया करते थे अपने नॉवेल्स के अंदर, है ना, अपने नॉवेल्स के अंदर वो वेसेक्स को यूज़ किया करते थे। तो इसके बारे में बात करें अगर हम, तो ये वेसेक्स रीजन किसका है? ए ऑप्शन होगा, द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट। तो यही इसका हो जाएगा। अच्छा, टाइम स्पेन बताना इनका क्या है थॉमस हार्डी का। तो गाइस टाइम स्पेन है इनका 1840 में तो ये पैदा हुए थे, 1840 में ये पैदा हुए थे और 1928 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ये इनका टाइम स्पेन था। इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल्स डज द सीन ऑफ वाइफ्स ऑक्शन टेक्स प्लेस। तो वाइफ की जो बिक्री है, वाइफ को जो बेच दिया जाता है, वाइफ्स ऑक्शन का सीन किस में है? तो ये है आपका द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो कि 1886 में आया था। 1786 ना, 1880 कहाँ से आ गया? तो ये आया था आपका 1786 में, राइट। तो ये आपका मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। वेडन प्रायर्स इन हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज आ। तो वेडन प्रायर्स नाम का जो ये कैरेक्टर है यहाँ पर कैस्टरब्रिज में, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में, ये थॉमस हार्डी का ही नॉवल है। तो इसमें ये क्या है कैरेक्टर? हेट रसर है। हेट रसर तो खुद कौन है इसमें? जो आपका मेयर है कैस्टरब्रिज का वो ही है हेट रसर तो। लेकिन जो यहाँ पे प्लेन फार्म टाउन है, एक प्लेन फार्म टाउन का नाम यहाँ पर है वेडन प्रायर्स। ओके, चलिए। Which concept was not included in those that I. Richards used to substantiate interpretive criticism। तो कौन सा कॉन्सेप्ट was not included, कौन सा कॉन्सेप्ट आई. रिचर्ड ने इंक्लूड नहीं किया है? यूज्ड टू, वो इंक्लूड नहीं किया उन्होंने और यूज भी नहीं करते थे। सब्सटेंशिएट इंटरप्रीटिव क्रिटिसिज्म, तो मेटेफर, एलूसिवनेस, एम्बिगिटी या फिर पेस्टिच, तो कौन सा होगा इसमें से? तो गाइज यहाँ अगर हम देखें तो इसका आंसर आपका बनता है, इन्होंने किया है मेटेफर भी इन्होंने यूज़ किया है, और इसको अगर हम देखें कि एलूसिवनेस ये भी है, एम्बिगिटी भी किया है, तो ये जो पेस्टिच है ये इन्होंने यूज़ नहीं किया है, राइट। चलिए, the term that John Ruskin coined to describe the ascription of human emotions to inanimate objects and impersonal natural forces is called। तो एक जो जॉन रस्किन है उन्होंने एक जो है क्या दिया है, एक टर्म दिया है बहुत ही प्यारा सा। तो उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है एस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस को टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं से तुलना की है ह्यूमन इमोशन की, एंड इम्पर्सनल नेचुरल फोर्सेस, या फिर जो इम्पर्सनल जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं, तो उसको क्या कहा है इन्होंने गाइस? तो आई थिंक आपको इसका पता होगा, तो डी ऑप्शन पे रन करेंगे, यानी कि पैथेटिक फैलेसी। यू नो वेरी वेल, है ना, आप सबको पता है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। इन सबको आपको मैच करना है कि कौन सा किसका मेथड है। टच स्टोन मेथड बताइए किसका है? तो टच स्टोन मेथड जो है गाइज वो हम किससे, मैथ्यू अर्नोल्ड से कर देंगे। एक सेकंड,
हाँ, ये हम लोग जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड से रिलेट करेंगे। इसके बाद आता है इंटेंशनल फैलेसी, वो हम विंसेंट एंड बर्जले से करेंगे। इंटेंशनल जो फैलेसी है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। तो ये जो टर्म है ये ब्रूक से रिलेट करता है, ब्रूट से रिलेट करता है, और ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आपको पता है। तो गाइज सॉरी, यहाँ पर आप देखें दो तो आपको पक्के पता है गई भाई, टचस्टोन मेथड डेफिनेटली आपको पता होगा, और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टीएसइलेट का ये भी आपको पता होगा। तो दो तो आपको पता है ना चार में से, तो अगर एक दो भी पता होता है ना तब भी हम निकाल सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऐसे आएगा जैसे वो बना रहते हैं ना, कॉलम बने रहते हैं। यहाँ पर मैंने कॉलम नहीं दिए, मैंने डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश की है, वहाँ पर कॉलम आएंगे तो आप देख सकते। चलिए, आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन, आई हैव रेड ऑल ऑफ मिल्टन। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। गाइज देखिए, हम किसी बंदे को थोड़ी ना पढ़ सकते हैं, तो अगर हम किसी पोएट को कह रहे हैं कि हमने मिल्टन को पूरा पढ़ लिया है, इट मीन्स हमने उसके वर्क्स को पूरा पढ़ लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मेटोनिमी, मतलब दूसरे नाम, अगर हम किसी चीज़ का दूसरा नाम रख दें तो उसको हम मेटोनिमी कहते हैं। तो यहाँ पर मेटोनिमी हो जाएगा। जैसे आई लाइक शेक्सपियर है ना, आई लाइक टू रीड शेक्सपियर। अगर मैं इस तरीके से कह दूं कि आई लाइक टू रीड शेक्सपियर, तो वहाँ पर अब शेक्सपियर को थोड़ी रीड करते हैं, उसके वर्क्स को रीड करते हैं ना उनके। तो यही चीज़ होती है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्ड आ प्ले अपॉन वर्ड्स। प्ले अपॉन वर्ड्स आते ही समझ जाइएगा पन, ठीक है, पन। यहाँ पर देखिए, प्ले अपॉन वर्ड्स का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम मतलब एक ही वर्ड के हम कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। जैसे एक एग्जांपल होता है, जैसे कह दूँ मैं, पन क्या होता है, एक अम्यूजिंग यूज होता है वर्ड का, है ना, जिसके दो मीनिंग हो सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। जैसे लाइज, एन एम्बेसडर लाइज इन अब्रोड, है ना, टू बेटर फॉर हिज कंट्री, ऐसे कहा जाता है अपने देश के लिए। तो वहाँ पे लाइज का मतलब झूठ बोलना भी होता है, और लाइज का मतलब वहाँ पे रहना भी होता है, दोनों चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ये इक्विवोक, जो इक्विवोक वर्ड है वो क्या है, फॉर्म ऑफ मेटाफर है, अ फॉर्म ऑफ मेटोनिमी है, अ स्पेशल टाइप ऑफ पन है, या फिर एन एलिट्रेशन है। तो गाइज ये होता है एक स्लेस कहते हैं। इक्विवोक का मतलब स्लेस अलंकार सुना है आपने, वही होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन पे जाएंगे। और स्लेस आपको पता है कि पन भी स्लेस होता है। स्लेस क्या होता है, कहते हैं ना कि पानी, वो एक हिंदी में आपने मुहावरा सुना होगा, स्लेस अलंकार का जो एग्जाम्पल आता है वो होता है रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुस चून। तो वहाँ पे जो है ना, दोनों वर्ड्स का पानी का अलग मतलब होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो इक्विवोक है वो स्लेस होता है, तो स्पेशल टाइप ऑफ पन होता है ना। यहाँ जाएंगे हम लोग सी ऑप्शन पर। डिलीजेंट का सिनोनिम बताना है आपको। डिलीजेंट, तो डिलीजेंट गाइज होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता हो, तो उसको हम लोग डिलीजेंट कह सकते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा लेबरस हो, लेबरस कह सकते हैं उसको, है ना, लेबरस भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, ठीक है, डिलीजेंट को। चलिए, मिसमैच्ड बताना है आपको, जहाँ पे सही मैच नहीं करेगा। इस होर्ड और एंथुजियास्टिक, गाउल प्रिजन। तो यहाँ पर जो ए जो है हमारा वो गलत है, क्योंकि होर्ड का मतलब भीड़ होता है, क्राउड होता है, और जो एंथुजियास्टिक होता है जो उत्तेजना से व्यक्ति होता है। गाउल और प्रिजन सेम होते हैं। सेशन, एक्ट ऑफ गिविंग सेम होता है। ऐसे टू रेस्ट भी सेम होते हैं, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलता है ये बताइए। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसका ये होता क्या है ये बताइए आप। देखिए, यूटिलिटेरियन जो है वो होता है, एक बी ऑप्शन है इसमें, बिलीफ दैट एंडोर्सेस ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। कुछ लोगों के लिए ना एक कुछ बिलीफ होते हैं उनके, वो उसी पे टिके रहते हैं ना, अपने बिलीफ से बाहर जाना नहीं चाहते, और उनके जो बिलीफ्स होते हैं ना वो उनको एक अद्भुत आनंद देते हैं। चाहे किसी के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं होते, और उनको उसी में मज़ा आता है। तो ये चीज़ जो है यूटिलिटेरियनिज्म में आती है, और ये कॉन्सेप्ट आपको मिलता है 1954 में, एक नॉवेल आया था चार्ल्स डिकेंस का। कौन सा था गाइस, हार्ड टाइम्स। समझ रहे हैं, हार्ड टाइम्स। तो उसी में जो है हमें यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है।
पढ़ना आप उस नॉवल को, बहुत अच्छा नॉवल है। हाँ, तो आगे क्या है, वर्ड्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग्स आर। आपने देखे होंगे कि कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं ग्रामर में जिनकी लैंग्वेज या तो स्पेलिंग सेम होती है, आंसर अलग होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बोले सेम जाते हैं, है ना। तो यहाँ आपको बताना है कि जो प्रोनाउंसिएशन तो होती है उनकी जो सेम, ठीक है, बोलने में भी कुछ सेम लगेंगे बट जो उनके मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा ये आपका होमोनिम कहलाते हैं, वो होमोग्राफ्स कहलाते हैं, होमोलॉग्स कहलाते हैं, फिर होमोफोन्स। तो गाइस ये होते हैं होमोफोन्स। क्या होते हैं, होमोफोन्स होते हैं, राइट। डी ऑप्शन पे रन करेंगे, होमोफोन्स। जैसे फ़ोन, अब फ़ोन से समझ लीजिए, फ़ोन पे क्या करते हैं आप लोग, बोलते हैं ना, फ़ोन पे बात करते हैं, तो जो बोलने में सेम होते हैं वो होते हैं, स्पेलिंग भले ही उनकी अलग हो, ठीक है। चलिए, वन एडवोकेटिंग एंड प्रैक्टिसिंग कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल। जो बिल्कुल प्रैक्टिस से मतलब होता है, जो एडवोकेटिंग एंड प्रैक्टिसिंग, जो बिल्कुल उस चीज़ पे विजय प्राप्त कर ली हो उसने, प्रैक्टिस उसको पूरा अनुभव हो, किससे दूर रहने का, अल्कोहल से दूर रहने का, ठीक है। तो एब्सटिनेंस होता है एक तरीके से परहेज करना, दूर रहना, बचना, है ना। तो वो को क्या कहलाता है, टी टॉटलर कहलाता है वो, ठीक है गाइस, टी टॉटलर। तो देखिए, टी टॉटलर होता है जो बिल्कुल भी अल्कोहल का सेवन नहीं करता, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होते हैं, वेजिटेरियन आपको पता है, वेगन आपको पता है, ठीक है। तो इस टाइप से वेगन अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ, एक पर्सन होता है जो कभी भी एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क हो गया, है ना, फिश हो गए, एग वगैरह, जो भी एनिमल होते हैं उनका सेवन नहीं करता, तो उसको हम वेगन कहते हैं, ठीक है। और बस यही होते हैं। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय, टेक केयर।